2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में पहला खिताब जीतने वाली टीम आज एक पूरी तरह से नए और सोचे तो हैरान करने वाले अवतार में है। बिल्कुल एकदम नया रूप। हाँ, और क्रिकेट के मैदान से लेकर ऑक्शन की टेबल तक राजस्थान रॉयल्स की 2026 की स्ट्रैटेजी ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। आज की इस डीप डाइव का फोकस है पोस्ट संजू सैमसन ईरा, यानी संजू सैमसन के बाद का युग, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, उसमें बहुत कुछ है। न्यूज आर्टिकल्स, टीम मैनेजमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, ऑक्शन की डीप स्ट्रैटेजीज, हिस्टोरिकल स्टैट्स और फ्रैंचाइज का वो बिजनेस मॉडल जो खेल की दुनिया के नियम ही बदल रहा है। मतलब उनका पूरा ऑपरेशन एक नई दिशा में जा रहा है। एग्जैक्टली। तो आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक टीम सिर्फ अंधाधुंध पैसा खर्च करके नहीं, बल्कि मनी बॉल स्ट्रैटेजी, बेहतरीन टैलेंट स्काउटिंग और सबसे बढ़कर फैंस को सिर्फ दर्शक न मानकर अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ रही है। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। कैसे एक टीम जो इतिहास के पन्नों में पहली चैंपियन थी, वो 2026 के लिए एक डेटा ड्रिवन और कम्युनिटी बेस्ड फ्रेंचाइज में बदल गई है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर राजस्थान रॉयल्स के बिजनेस मॉडल को हम गहराई से देखें ना, तो ये बाकी टीमों से एकदम अलग रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देता है। हाँ, मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल तो है। अनकन्वेंशनल और बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड। ये फ्रेंचाइज अब सिर्फ चौके छक्के लगाने या मैच जीतने तक सीमित नहीं रह गई है। मैं तो इसे एक प्योर डेटा ड्रिवन स्पोर्ट्स बिजनेस के रूप में देख रही हूँ। राइट। अक्सर हम देखते हैं कि टीमें बड़े नामों के पीछे भागती हैं, स्टार पावर पर पैसा लगाती हैं, लेकिन इनका पूरा फोकस इस बात पर है कि लॉन्ग टर्म में कहां से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यानी इमोशंस को साइड में रखकर। बिल्कुल, भावनाओं में बहकर फैसले लेने की जगह हर एक दाव के पीछे एक सधी हुई गणित है। मनी बॉल का जो कोर प्रिंसिपल है ना, कि लिमिटेड बजट में डेटा के आधार पर ऐसे खिलाड़ियों को चुनना जिनकी असली कीमत मार्केट नहीं समझ पाया है, वो इनकी सोच के बिल्कुल सेंटर में है। और इस बिना इमोशंस वाले फैसले का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमने हाल ही में देखा, संजू सैमसन का हिस्टोरिकल ट्रेड। ओह हाँ, वो तो सच में शॉकिंग था। मतलब ये कोई आम खबर नहीं थी। सैमसन को 18 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड किया गया है, जो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड बन गया है। लेकिन इसकी असली अहमियत सिर्फ जाने वाले खिलाड़ी में नहीं है, बदले में जो मिला उसमें है। हाँ, रॉयल्स को इस ट्रेड से रविंद्र जडेजा मिले, जिनकी फीस 18 करोड़ से घटाकर 14 करोड़ कर दी गई, और साथ ही सिर्फ 2.4 करोड़ में सैम करन भी टीम में आ गए। एक कैप्टन को छोड़कर दो इतने एक्सपीरियंस्ड मैच विनिंग ऑलराउंडर्स को लाना एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लगता है मुझे। देखिए, खेल के बिजनेस और स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ट्रेड सच में एक मास्टर क्लास है। पर इस पूरे बदलाव में हम संजू सैमसन की लेगेसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, उनके स्टैट्स तो कमाल के रहे हैं। आंकड़े गवाह हैं इस बात के। सैमसन राजस्थान रॉयल्स की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। 67 मैचेस में टीम को लीड किया और 33 जीत दर्ज की। 33 जीत? मतलब उन्होंने शेन वॉर्न का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। एग्जैक्टली। वार्नर के नाम 56 मैचेस में 31 जीत थी, और 2022 के फाइनल तक टीम को ले जाने में सैमसन की कैप्टनसी का बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसे एक लीडर की जगह भरना, जिसने टीम कल्चर को इतने लंबे टाइम तक बनाए रखा हो, ये किसी भी नए स्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अब ये चुनौती उस खिलाड़ी के कंधों पर डाल दी गई है जिस पर फ्रेंचाइज ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, रियान पराग, नया कैप्टन। हाँ, उन्हें नया कैप्टन बनाना शायद कई लोगों को हैरान कर गया हो, लेकिन अगर डेटा में जाएं तो पिक्चर क्लियर होती है। ऑक्शन से पहले 14 करोड़ रुपए देकर उन्हें रिटेन किया गया। 2024 के उनके फिगर्स देखिए, 573 रन, 59.09 की एवरेज और लगभग 150 का स्ट्राइक रेट, 149.21। सही कहा। ये दिखाता है कि वो मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और शायद जिस मैच्योरिटी से उन्होंने पिछला सीजन खेला, उसी से मैनेजमेंट का ट्रस्ट जीता। इस फैसले के पीछे का क्यों समझना जरूरी है। ये सिर्फ किसी खिलाड़ी की अच्छी फॉर्म का नतीजा नहीं है। हेड कोच राहुल द्रविड़ का एक युवा खिलाड़ी पर इतना बड़ा भरोसा दिखाना उनकी एक खास सोच दिखाता है। द्रविड़ का खुद का रिकॉर्ड भी तो आरआर के लिए शानदार था। वही मैं बताने वाली थी। 40 मैचेस में कैप्टनसी करते हुए 30 जीत और 57.50% का विन रेट, जो फ्रेंचाइजी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट है। वाओ, बेस्ट विन परसेंटेज। हाँ, तो द्रविड़ को अच्छे से पता है कि इस टीम को चलाने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए। उनका यूथ को परखने और तराशने का जो नजरिया है ना, वही इस बोल्ड और बड़े फैसले में साफ दिखाई दे रहा है।
रेयान को कैप्टन बनाना उसी का हिस्सा है। लीडरशिप के इस नए ढांचे के साथ आईपीओ 2026 की ऑक्शन टेबल पर जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं था। ऑक्शन से ठीक पहले टीम के सामने एक ऐसी गणित थी जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। बजट का इशू? पर्स में सिर्फ 16.05 करोड़ बचे थे और स्लॉट्स थे पूरे 9, जिसमें से एक फॉरेन प्लेयर का स्लॉट था। मतलब अगर इस 16 करोड़ को 9 खिलाड़ियों में डिवाइड करें तो एवरेज 2 करोड़ से भी कम आता है। ऐसे में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस हालत में ऑक्शन टेबल पर जाना उनके लिए कोई शॉपिंग स्प्री नहीं था। इसे लिटरली एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह प्लान किया जाना था। रिक्वायरमेंट्स एकदम स्पेसिफिक थी उनकी। जैसे कि पहला, एक अहला लेग स्पिनर जो लगातार विकेट निकाल सके। दूसरा, लोअर ऑर्डर में एक रिलायबल इंडियन फिनिशर। और तीसरा, डेथ ओवर्स के लिए एक टाइट बॉलर। जब पर्स इतना छोटा होना तो खिलाड़ी का सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता, उसका टीम की जरूरत के हिसाब से परफेक्ट फिट होना जरूरी होता है। और इस परफेक्ट फिट को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने जो पुराने कड़े फैसले लिए, बाप रे, पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी हैरान रह गई थी। उन्होंने युजवेंद्र चहल, वनिंदु हजारंगा और महेश ठीकशाना जैसे टॉप स्पिनर्स को रिलीज कर दिया। चहल को छोड़ना तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था। सच में चहल के रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 2024 में सिद्धार्थ त्रिवेदी के 63 विकेट्स का रिकॉर्ड तोड़ा था और 66 विकेट के साथ रॉयल्स के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए थे। हाँ, हालांकि अगर ओवरऑल सारे टूर्नामेंट्स मिला लें, जैसे चैंपियंस लीग वगैरह, तो शेन वॉटसन 67 विकेट्स के साथ अभी भी आगे हैं। सही याद दिलाया। पर फिर भी जो बॉलर आपको मैच जिता रहा हो उसे छोड़ना एक बहुत बड़ा गैम्बल लगता है मुझे तो। चहल का सफर कमाल का रहा है वहाँ। फ्रेंचाइज हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही बॉलर्स ने आज तक पर्पल कैप जीती है। एक तो शायद सोहेल तनवीर थे। हाँ, 2008 के पहले सीजन में 22 विकेट्स के साथ, और दूसरे खुद चहल, जिन्होंने 2022 में 27 विकेट्स लिए थे। और विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात हो रही है तो जेम्स फॉल्कनर को कैसे भूल सकते। 2013 में सनराइजर्स के खिलाफ सिर्फ 20 दिन के अंदर 2 बार 5 विकेट हॉल लिया था उन्होंने। एकदम सही। तो देखिए, ऐसे मैच विनर्स को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ वही लॉन्ग टर्म विजन और बजट कंस्ट्रेंट्स वाली बात आती है। उन्हें आगे का देखना था। तो जो पैसा इन दिग्गजों को छोड़कर बचाया गया उसे बड़े स्मार्ट तरीके से नए चेहरों पर लगाया गया। जैसे रवि बिश्नोई। 7.2 करोड़ में उन्हें लिया गया, वो विकेट टेकिंग लेग स्पिनर वाली डिमांड पूरी करने के लिए। एग्जैक्टली। पेस अटैक में एक्सपीरियंस के लिए एडम मिलने को 2.4 करोड़ मिला है और डॉनिवन फरेरा को दिल्ली कैपिटल से ट्रेड कर लिया फिनिशर वाले रोल के लिए। मतलब स्टार पावर के पीछे भागने के बजाय उन्होंने रूल्स के हिसाब से खिलाड़ी चुने। वही मनी बॉल का असली रूप है। खिलाड़ियों के नाम की नहीं, उनके स्किल्स और उनकी यूटिलिटी की बोली लग रही थी। और बिश्नोई जैसे युवा और एनर्जेटिक प्लेयर पर 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनकी फ्यूचर प्रूफिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प पॉइंट है और वो है उनका डीएनए, यानी अंडरग्राउंड टैलेंट को खोजना। जब बात टैलेंट स्काउटिंग की आती है ना, तो इस फ्रेंचाइज के लिए उम्र, चाहे वो कितनी ज्यादा हो या कितनी कम, मायने नहीं रखती। प्रवीण तांबे और वैभव सूर्यवंशी। एकदम। एक तरफ प्रवीण तांबे का किस्सा है, 41 साल और 212 दिन की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया था उन्होंने, जबकि उस उम्र में ज्यादातर प्लेयर्स कमेंट्री कर रहे होते हैं। और उन्होंने सिर्फ खेला ही नहीं, 31 मैचों में 35 विकेट निकाले। 2014 में केकेआर के खिलाफ तो हैट्रिक भी ली थी। और इस स्पेक्ट्रम के ठीक ऑपोजिट एंड पर देखें तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है। सिर्फ 14 साल का लड़का। 14 साल की उम्र में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, 2026 के ऑक्शन में 1.10 करोड़ में उन्हें खरीदा गया। ये सच में किसी मिरेकल जैसा लगता है कि इतनी कम उम्र में कोई इस लेवल पर पहुंच जाए। और इनकी जो कहानी ट्रायल से निकल कर आई ना, वो तो दिमाग घुमा देने वाली है। मैनेजमेंट ने इन पर प्रेशर टेस्ट करने के लिए एक चैलेंज दिया था कि 1 ओवर में 17 रन बनाने हैं। और उन्होंने बना दिए। बनाए नहीं, 3 छक्के जड़कर आराम से पूरा कर दिया वो चैलेंज। और उसके बाद जयपुर में खेलते हुए सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया। मतलब पोटेंशियल देखिए उस बच्चे में। यहाँ राहुल द्रविड़ की कोचिंग फिलॉसफी काम कर रही है। उनका दर्शन ये है कि सिर्फ एस्टैब्लिश्ड लोगों को नहीं देखना है, असली फोकस उस अंडर द रेडार टैलेंट को ढूंढने पर होना चाहिए जिसके पास कोई स्पेसिफिक माइक्रो स्किल हो। जैसे प्रेशर में 17 रन मारना। बिल्कुल। दुनिया की नजरों से दूर छुपे हुए हुनर को मंच देना तांबे से लेकर वैभव तक साफ झलकता है। लेकिन मैदान के अंदर की ये स्ट्रैटेजी एक तरफ, मैदान के बाहर जो ये फ्रेंचाइजी कर रही है वो शायद पूरे इकोसिस्टम को हिला देगी। अब फैन सिर्फ स्टैंड्स में बैठकर चिल्लाने वाले दर्शक नहीं है,
उन्होंने ओपन सोर्सिंग और हुनर मंच जैसे इनिशिएटिव से फैंस को एक्टिव पार्टनर बना दिया है। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है इनका। हाँ, ओपन सोर्सिंग का मतलब है अपनी इंटरनल प्रोसेस को पब्लिक के लिए खोल देना। 2026 का जो पिंक प्रॉमिस मैच होगा उसकी जर्सी डिजाइन करने का काम सीधे फैंस को दिया गया, हुनर अमर मंच सीजन 2 के तहत। और सीजन 1 में उन्होंने लोकल म्यूजिशियंस को अपनी धुन बजाने का चांस दिया था। सही बात। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये कोई नॉर्मल मार्केटिंग गिमिक या फैन एंगेजमेंट एक्टिविटी नहीं है। ये स्पोर्ट्स और कम्युनिटी के बीच का बैरियर तोड़ने वाली बात है। और इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल वो सुपर सेलेक्टो हैकेथॉन रहा, जिसमें फैंस ऑक्शन टेबल पर बैठे थे। हाँ, 3 फैंस को सिलेक्ट किया गया था। उन्होंने सिर्फ सजेशंस नहीं दिए, उन्होंने डायरेक्टली कुमार संगकारा के सामने अपनी डेटा ड्रिवन ऑक्शन स्ट्रेटजी पिच की। और सिर्फ पिच नहीं की, एक्चुअल आईपीएल ऑक्शन में वो उन लेजेंड्स के साथ टेबल पर बैठे हुए थे। ये तो फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में अनसुनी बात है। ऐसा करना साफ बताता है कि रॉयल्स सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं रहना चाहते, वो एक ग्लोबल कम्युनिटी ब्रांड बन रहे हैं। और इसके पीछे का बिजनेस मॉडल समझना भी जरूरी है। मनोज बादले, जिनकी 65% हिस्सेदारी है, उनके साथ लाचलन मर्डॉक और रेडबर्ड कैपिटल जैसे इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। रेडबर्ड कैपिटल तो दुनिया भर के बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो उनका विजन इस टीम को एक मॉडर्न ग्लोबल ब्रांड बनाना है, जहां फैन सिर्फ कंज्यूमर नहीं है बल्कि क्रिएटर और डिसीजन मेकर दोनों हैं। और इस बड़े विजन के पैरेलल 2026 के लिए जमीनी तैयारी भी उसी स्पीड से चल रही है। 15 मार्च से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्री सीजन कैंप शुरू हो रहा है। स्टेडियम को अपग्रेड भी किया जा रहा है इस बीच। लेकिन प्लेयर्स ने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था ना। हाँ, संदीप शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों ने तो फरवरी में ही नागपुर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ये दिखाता है कि नए सीजन के लिए कितनी भूख है इनमें। और इस प्री सीजन प्रिपरेशन के बाद जब हम इनके फाइनल रोस्टर को देखते हैं तो बैलेंस बहुत जबरदस्त दिखता है। एक तरफ जायसवाल, कैप्टन परग और जुरैल जैसे यंग और फियरलेस लड़के हैं, और दूसरी तरफ जडेजा और करण का एक्सपीरियंस है। साथ में जोफ्रा आर्चर की वापसी। याद है 2025 में उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना 50वां आईपीएल विकेट पूरा किया था आरआर के लिए। हाँ, उनका आना पेस अटैक को एक अलग ही धार देता है। ये जो यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्स बन गया है ना, ये इन्हें इस साल सच में बहुत खतरनाक बनाता है। इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सब पॉइंट्स को जोड़कर देखें, नया कैप्टन, डेटा ड्रिवन टीम बिल्डिंग, अंडर द रेडार टैलेंट और फैंस को मैनेजमेंट टेबल तक लाना, इन्होंने प्रूव कर दिया है कि आज के टाइम में सिर्फ डीप पॉकेट्स होने से ट्रॉफी नहीं आती। सही स्ट्रैटेजी चाहिए और गहरा डेटा एनालिटिक्स और फैंस के साथ एक रियल कनेक्शन भी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2015 से 17 के बीच इस फ्रेंचाइज ने 2 साल का बैन झेला था। वो बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन आज वो सब हिस्ट्री हो चुका है। ये टीम कंप्लीटली नए फ्यूचर रेडी फॉर्म में सामने आई है। मेरी नजर में तो इनका कमबैक और ये नया अवतार स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए एक पूरी केस स्टडी है। लेकिन इस सारी चर्चा के बाद मैं एक और चीज सोच रही थी जो फ्यूचर में गेम को और भी ज्यादा बदल सकती है। वो क्या? देखिए, आज फैंस जर्सी डिजाइन कर रहे हैं, ऑक्शन की स्ट्रैटेजीज बनाकर मैनेजमेंट को पिच कर रहे हैं। तो क्या वो दिन सच में दूर है जब मैच के दौरान लाइव टैक्टिकल डिसीजंस जैसे डेथ ओवर कौन डालेगा या अगला बैट्समैन कौन जाएगा, ये सब फैंस के रियल टाइम वोटिंग और डेटा के आधार पर तय होंगे? अगर गेम का कंट्रोल पूरी तरह कम्युनिटी के हाथ में चला जाए तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा? वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है और खेल के फ्यूचर की एक बिल्कुल नई पिक्चर पेंट करती है। हमारे सुनने वालों को भी इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। तो चलिए इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। नई चर्चाओं के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे।